नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। मैं फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट संभावित जेट और वेट एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ। अभी तक हमने 2 यूनिट समाप्त किए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, और तीसरा कम्युनिकेशन का लगभग लास्ट सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट वीडियो है। तो हिंदी माध्यम का पूरा कंटेंट है हमारे पास, एकदम क्रिस्प पॉइंटर में, टू द पॉइंट्स, कोई ज़्यादा लांग लपेट नहीं, जैसे कि आपको आसानी हो पढ़ने समझने लिखने याद करने, एग्जाम में नंबर लाने के लिए। और मेरा सीधा सा उद्देश्य है कि आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन सही करके आएँ, जिससे कि आपका नेट और जेआरएफ जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करें। बहुत आसान भाषा में बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरा नाम आयुष है। मैं इस एग्जाम को पिछले 6-7 सालों से बहुत नज़दीक से देखा हूँ। कई बार एग्जाम को पास किया हूँ, लगभग जितनी बार दिया हूँ उतनी बार पास किया हूँ। पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। समय की अभाव होता है, कभी कभी वीडियो जाती है, कभी कभी नहीं जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि निरंतर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पिछली क्लास में हमने देखा था ये इंटरेक्टिव मॉडल के बारे में हमने देखा था। अब इंटरेक्टिव मॉडल में जो है कई तरह के जो है प्रकार हैं, जैसे कि ओस गुड और सैम मॉडल जो है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये मॉडल क्या है। तो ये जो ओस गुड और सैम जो मॉडल है, ये मॉडल आप थोड़ा इसको गंभीरता से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने जो एक सीक्वेंस में जो ऊपर की क्लासेस की हैं, उसी के आधार पे जो है वो आगे बढ़ रही है। और हमने ऊपर जो है लीनियर मतलब वन वे कम्युनिकेशन की तरफ बात किया था, लेकिन ये जो है ना, ये दो टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है ना, वृत्ताकार सर्किल भी कह सकते हैं। टू वे क्या होता है कि जैसे कि आपसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप वही कमेंट में मुझे कुछ मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरफा हुआ है ना, दो तरफा या सर्किल सर्किल वाइज भी कर सकते हैं। तो ऑसगुड जो मॉडल है, ऑसगुड सैम मॉडल जो है वो दो तरफा मॉडल होता है। इससे पहले ये ऑसगुड ने प्रस्तावित किया था, है ना, चार्ल्स ऑसगुड ने उसको प्रस्तावित किया था, लेकिन फिर इसमें इसके बाद जो है चामर, इसको कैसे प्रोनाउंस किए करेंगे ये थोड़ा सा है, आप इसको याद कर लीजिए। साम ऑसबुड साम मॉडल है ना, ऑसबुड साम मॉडल, इसको ऑसबुड साम मॉडल जो है, इसमें दो चीज याद रखना है। ये दो तरफा मॉडल होता है, सर्किल होती है, पहले इसमें ऑसबुड जोड़ते हैं, तो उसके बाद इसमें सॉम जोड़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार संचार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जो कम्युनिकेशन है वो लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जिसको कि हमने पहले भी देखा है कि कम्युनिकेशन जो है वो, जब हम एक एक व्यक्तिगत रूप से देखें, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, वर्बल नॉन वर्बल तरीके से, कि बच्चे को अगर प्यास लगी, मतलब दूध पीना है, तो रोने लगता है। धीरे धीरे वो सीखता है, समाजीकरण होती है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को बोलने की प्रयास करता है, टूटी फूटी बोलता है, तो एक इंडिविजुअल लेवल से। लेकिन जब समाज की उत्पत्ति आप देखेंगे कि समाज जब शुरू से, जब लगभग लाखों लाखों तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 50,000 के आसपास की जो साल रही है, ईसा पूर्व रही है, उस समय में जब भाषाएं उत्पन्न हो रही थी, तो उस समय से उस समय उससे के पहले भी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन था, नॉन वर्बल रूप से था, कोई इशारा कर दे रहा है, कुछ भूख लगी है तो कुछ कुछ मतलब उस तरीके से। फिर धीरे धीरे भाषाई विकास हुई, तो और उसको निरंतर चलता रहा। तो संचार जो है, इसमें सीधा उद्देश्य है कि संचार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी सेंडर और रिसीवर, दोनों एक दूसरे को भूमिका निभाते हैं। ठीक बात है कि मैं, मतलब संचार का मतलब ही होता है कि हमने ऊपर चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, कि हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो यही संचार है। अगर हम बोल रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो संचार नहीं आएगा, है ना। इसमें क्या है कि इसमें हर व्यक्ति इनकोडर डिकोडर समझना, और संदेश, इनकोडर संदेश बनाना, डिकोडर समझना, और इंटरप्रेटेट व्याख्या करना की भूमिका निभाता है ना। तो इसमें तीन चीजों को इन्होंने चर्चा किया, इनकोडर संदेश बनाना, डिकोडर समझना, और इंटरप्रेटेट मतलब व्याख्या करना की भूमिका निभाता है। यह मॉडल रेखीय नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि ऑसवुड की जो मॉडल है वो रेखीय नहीं है। ये दो तरफा मॉडल है, टू वे कम्युनिकेशन है, बल्कि साइकिल है। मतलब चर चर साइकिल क्या है, टू वे अगर होगा तो एक पूरा साइकिल बन जाएगा, है ना। तो साइकिल की तरह चलता है, जिसमें फीडबैक और शोर दोनों शामिल है, बस ये याद रखिए, जिसमें फीडबैक और शोर दोनों शामिल है ना। चलिए इसको आसान भाषा में देख लेते हैं कि मॉडल क्या है। ये एक वृत्ताकार है, ऊपर हमने जो देखा था वो लिनियर था, वन वे था, ये टू वे है। मुख्य क्या है, संचार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है।
इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों बारी बारी से प्रेषक और प्राप्तकर्ता बनते हैं। इनकोडर डिकोडर, हर व्यक्ति संदेश भेजते समय इनकोडर और प्राप्त करते समय डिकोडर होता है। ठीक बात है, जो संदेश भेजेगा वही तो संदेश बनाएगा ना, और जो संदेश प्राप्त करेगा वही तो उसको डिकोड करेगा, वही तो समझेगा, है ना। इंटरप्रेटेड, यह संदेश को समझना और उसका अर्थ निकालना आसान आवश्यक होता है। संदेश मैसेज क्या है, दोनों पक्षों के बीच लगातार आदान प्रदान करना। फीडबैक क्या है, लगातार फीडबैक, तो फीडबैक और शोर इसमें शामिल किया गया है, जो कि हम ऊपर देखें। इसको याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड का जो कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है उसमें क्या है कि उन्होंने टू वे का बात किया है, ठीक है। इसमें शोर और फीडबैक को इसमें ऐड किया है उन्होंने, सर्किल की तरह उन्होंने उसको बताया, कम्युनिकेशन को बताया है। और इसमें क्या है कि इन्होंने ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, बस दो तीन चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखनी है। मुख्य विशेषता क्या है, एक मॉडल है जो संचार को दो तरफा और चक्रीय बनाता है, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं। उद्देश्य क्या है, प्रभावी और सही अर्थ समझना और संचार स्थापित करना, ठीक है। अब चलते हैं वेस्टली और मैकलीन मॉडल, है ना। वेस्टली और मैकलीन मॉडल के बारे में देखते हैं। ये मॉडल क्या कहता है, यह मॉडल संचार में फीडबैक को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये सवाल बन गया कि कौन सा मॉडल संचार को फीडबैक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है संचार में। तो ये हो जाएगा वेस्टली और मैकलीन मॉडल, है ना। इसके अनुसार संचार केवल संदेश भेजने से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से शुरू होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ऊपर में हम जितने देखा है सबको देखते हुए एक चीज में और ऐड हो गया कि संचार भेजने से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से शुरू होता है। यानी जो, जैसे कि मैं आपके सामने इस सारा वीडियो लेके आ रहा हूँ, कंटेंट लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अगर मुझे नहीं मिलेगा, जो कि नहीं मिल रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हम कितना आप तक पहुंच पा रहे हैं, या कितना अच्छा है, या कितना और बेहतर करने की जरूरत है ना, या पहले से बेहतर है। तो इस तरीके की जो चीजें जब होती है तो संचार जो है परिपूर्ण माना जाता है ना। तो इसमें वेस्टली और मैकलिन मॉडल में क्या कहा गया है कि फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण है, संचार तभी महत्वपूर्ण होगा जबकि फीडबैक रिस्पॉन्स इसमें शुरू होगा। यह मॉडल बताता है कि संचार पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित होता है। बहुत बढ़िया, ये सवाल बन गया फिर आपसे कि कौन सा मॉडल बताता है कि पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित होता है। कौन सा मॉडल ये बताता है कि संचार जो है पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित होता है। तो वो हो जाएगा वेस्टली और मैकलिन मॉडल। अब कैसे पर्यावरण से और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होगा, जैसे कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे अगर तेलुगु क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल उनको समझ, कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल मतलब आधारहीन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको अपने आप से जोड़ सकते हैं। यह जनसंचार और पारस्परिक संचार दोनों पहलू में होता है। पारस्परिक संचार में फीडबैक तुरंत मिलता है, जनसंचार में फीडबैक धीमा और प्रत्यक्ष मिलता है। अब ये मॉडल जो है, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन, और पारस्परिक यानी इंटरनेट मतलब व्यक्तिगत रूप से जो संचार होती है, दोनों में लागू होता है। और व्यक्तिगत रूप से चूंकि हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो फीडबैक तुरंत मिल जाता है, जनसंचार में थोड़ा समय लगता है। चलिए इसको आसान व्याख्या देखते हैं। मॉडल का प्रकार क्या है कि यह फीडबैक आधारित मॉडल है ना। मुख्य विचार क्या है, संचार प्रतिक्रिया से शुरू होता है। फीडबैक क्या है, इसमें फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अ, इसमें प्रभाव सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। इसमें फीडबैक तुरंत और प्रत्यक्ष होता है। संचार फीडबैक धीरे। जनसंचार स्वाभाविक है। पारस्परिक संचार हमने देखा है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल देखा था। इंट्रापर्सनल जो खुद से हम बात करते हैं, इंटरपर्सनल जो हम दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हैं, तो फीडबैक तुरंत मिल जाता है। जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन, जैसे कि रेडियो के माध्यम से, जैसे कि टीवी के माध्यम से, तो मास वहाँ फीडबैक बहुत धीमे से और प्रत्यक्ष होता है। विशेषता क्या है, यह मॉडल वास्तविक जीवन को, संचार को बेहतर समझने की सहायता होता है। संचार की प्रतिक्रिया और प्रभाव, इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें ये एक ये याद रखना है, संचार प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होता है, फीडबैक रिस्पॉन्स, है ना। ये दो चीज पर्यावरण, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारणों को प्रभावित करता है संचार, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी आप देखते हैं। ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लेन देन संबंधी मॉडल। यह मॉडल दो तरफा और निरंतर कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता एक साथ संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। इसमें दोनों व्यक्ति सक्रिय होते हैं। संचार के दौरान मौखिक और गैर मौखिक जैसे हाव भाव, आवाज महत्वपूर्ण होता है। यह मॉडल बताता है कि संदेश की समझ व्यक्ति के अनुभव, संस्कृति और संदर्भ पर निर्भर करता है। ऊपर का ही मॉडल के मोटा मोटी बात है कि संदेश का मॉडल जो है संदेश के व्यक्ति का अनुभव, संस्कृति और संदर्भ को मूव करता है। जैसे कि अगर कोई बड़े विद्वान, पीएचडी स्कॉलर या उससे बड़े विद्वान प्रोफेसर बात कर रहे हैं और वहाँ पे कोई ग्रेजुएशन का बच्चा बैठा है, 11th 12th का, तो उसकी समझ में उन सारी बातों को समझने की योग्यता नहीं है। अब है भी तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जो बातें हो रही है वो बड़े मतलब बौद्धिक स्तर की बातें हो रही है। वहां तक पहुंचने के लिए उसको सालों तक पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि
आपकी संदर्भ क्या है, अनुभव क्या है, आपकी संस्कृति से आती है, सारा कुछ इस डिसाइड करता है आपके कम्युनिकेशन में। मोटा मोटी ऊपर की जो बातें हुई है वही बात इसमें भी, इस मॉडल में भी है। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया है और आपको याद करने की जरूरत है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं। दो तरफा निरंतर है, पहले जैसा ही है। प्रेशर प्राप्त करता है, अक्सर संदेश भेजते हैं, वो भी एक जैसा ही है। दोनों पक्ष सक्रिय रूप से संचार में भाग लेते हैं, ठीक है। संदेश का निर्माण दोनों मिलकर करते हैं, मोटा मोटी वही है। हाव भाव, चेहरे का भाव, आवाज का लहजा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, ये एक ये चीज है कि गैर मौखिक संकेत जो है इसमें मुख्य रूप से काम करते हैं। प्रभाव क्या है, अनुभव, संस्कृति और संदर्भ संदेश को समझना को प्रभावित करता है। विशेषता क्या है, संचार को सबसे वास्तविक और गतिशील रूप से दिखाता है। अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ का निर्माण, ठीक है। चलिए व्हाइट मॉडल की तरफ चलते हैं। उसमें मतलब ये जो है इस मॉडल में ट्रांसैक्शनल मॉडल जो है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा तेजी में आगे चलते हैं। व्हाइट मॉडल क्या है, देखिए व्हाइट मॉडल संचार को एक क्रमिक, सिक्वेंशनल और चक्रीय प्रक्रिया मानता है। अब ये आपको महत्वपूर्ण हो गया कि कौन सा मॉडल जो है सिक्वेंशनल और साइक्लिक मॉडल, साइक्लिक मानता है, तो वो हो गया व्हाइट मॉडल। इस मॉडल में फीडबैक को संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार संचार कई चरणों में होता है, ठीक, जहां व्यक्ति पहले सोचता है, फिर उसे प्रतीकों में बदलता है और अंत में संदेश भेजता है और समझता है। इसके बाद फीडबैक और मॉनिटरिंग के माध्यम से संचार को बेहतर बनाता है। यानी क्या हुआ कि इस मॉडल में इन्होंने बात की है कि पहले व्यक्ति सोचता है, ठीक बात है, कि हम जब आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने पहले पीपीटी बनाई होगी, पीडीएफ बनाई होगी, फिर हमने पीडीएफ को एक बार रिवाइज किया होगा, फिर मैंने सोचा होगा किस तरीके से अपनी बात को आपके सामने डिलीवर करना है। तो एक पहले सोचना होता है, फिर उसके बाद प्रतीकों में बदलना होता है, फिर हमने इस मतलब ये हमारा लेखनी होगी, मतलब पीडीएफ हमने उसमें लिखा होगा सारी चीज़ों को प्रतीकों के माध्यम से। प्रतीक कहने का मतलब क्या है कि हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का जो माध्यम जरिया खोज सकते हैं लिखित रूप से, वही प्रतीक होती है। प्रतीक में सिर्फ सिंबॉलिक चीजें नहीं होती है, जैसे कि हम आपके सामने ये सारा कुछ लिख लेके आ रहे हैं, तो ये भी एक प्रतीक ही है जो हमारे मन में उपजा और आपके सामने लेके आएगा। भाषा भी एक प्रतीक रूप में काम करती है ना। तो इसमें क्या है कि प्रतीकों में बदलना है, फिर संदेश भेजना है और समझाना है ना। तो इस तरीके की जो मॉनिटर, फिर उसके बाद फीडबैक मॉनिटरिंग के माध्यम से होता है। तो व्हाइट मॉडल ही मोटा मोटी वही है। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सोचना, प्रेषक पहले अपने विचार बनाता है, जो कि आप मेरा ही उदाहरण ले लीजिए कि मैंने आपको इसके सामने आने से पहले मैंने आपके सामने विचार बनाया होगा। फिर उसके बाद क्या है, प्रतीकीकरण, सिंबोलाइजिंग, विचारों को शब्द संकेतों में बदलना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति, आपके सामने मैं एक्सप्रेसिंग कर रहा हूँ, संदेश को व्यक्त कर रहा हूँ, है ना। फिर क्या है, प्रेषण, ट्रांसमीटिंग, संदेश को माध्यम से भेजना, जैसे कि आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भेजेंगे, फिर आप उसको प्राप्त करेंगे, संदेश करता प्राप्त करता संदेश को ग्रहण करता है। फिर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आप कितना समझ पा रहे हैं, है ना। और ये बात मुझे कैसे पता चलेगा, आप मुझे फीडबैक देंगे, है ना। फिर मैं उस पे उस फीडबैक को जो है देखूंगा और मैं अपने आप में काम करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप मेरे से उदाहरण से समझ लीजिए, ठीक है। पहले सोचना है कि कौन सा मॉडल है, व्हाइट मॉडल। सोचना, प्रतीकीकरण, अभिव्यक्ति, प्रेषण, प्राप्त करना, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, निगरानी, ठीक है। अब क्या है, हेलिकन मॉडल। देखिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, हेलिकन मॉडल साहब ने क्या बोला है ना। ठीक है, चलिए हेलिकन मॉडल साहब ने क्या बोला है, थोड़ा सा आज जो है हेलिकन मॉडल ने क्या बोला है। हेलिकल मॉडल को जो है फ्रैंक टेंस ने 1967 में प्रस्तुत किया। यह मॉडल संचार को गतिशील, डायनेमिक और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया मानती है। अब देखिए हर एक मॉडल ने किसी ने इसको निरंतरता माना है, किसी ने क्रमिक माना है, किसी ने साइकिल माना है, और इसने क्या माना है कि गतिशील, डायनेमिक और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तो आपको ना इन सारी नोट्स को, मतलब ये जो किसने क्या क्या माना है, इसको अपने एक पेज पे लिख लेना है। मुश्किल से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, जिससे कि आपको आसानी हो। यहीं से सवाल पूछ सकता है बस। ये सारा ऊपर से नीचे तक इसमें कुछ सवाल आपको नहीं पूछेगा, बस यही पूछ देगा कि किसने गतिशील माना है, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं, बस यही दो तीन चीजें जो है पूछा जाता है। इस मॉडल में संचार को हेलिक्स के रूप में दिखाया गया, जो शुरुआत में छोटा होता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ा और विस्तृत होता है। अब देखिए हेलिकन मॉडल जो है उसमें ये बताता है कि शुरुआत में संचार जो है छोटा होता है और धीरे धीरे वो संचार जो है बड़ा और विस्तृत होता जाता है ना। अब समझिए कि ये होता कैसे है, कि जैसे कि जैसे कि मैं अभी संचार आपके साथ कर रहा हूँ, मेरा पहला इनिशिएटिव है, पहला इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जून 2026 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं
आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ, तो जो मैं आपकी बातों को रख रहा हूँ और जो आपके द्वारा मुझे प्राप्त फीडबैक होगा, उसके बाद मैं इसको और बेहतर करने के प्रयास करूंगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो जो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगले जो दिसंबर का एग्जाम हो, मैं और इसको अच्छे तरीके से, मतलब और विस्तृत, जो आपके माध्यम से मुझे फीडबैक मिल रहे हैं और मिलेंगे, तो और आपके सामने मैं रख पाऊँ। तो शुरुआत में जो कम्युनिकेशन होता है वो छोटा होता है, मतलब धीरे धीरे से हम सीखते हैं। बच्चा जैसे है, बच्चा पूरी बातों को नहीं बोलता है, वो मतलब उसको पानी पीना होगा तो पानी 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 करेगा, है ना, या मम मम, मतलब इस तरीके से हर एक रीजनल भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं उसको। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो धीरे धीरे, वो उसके अंदर जो बौद्धिकता होगी बढ़ेगी, तो वो विस्तृत और बड़ा विस्तृत, मतलब अपने संचार को करेगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि इसमें हेलिकन मॉडल में ये बात कही गई है। आपको इसको याद रखना है कि जो शुरुआत में छोटा होता है और समय के साथ साथ बड़ा और विस्तृत होता है। ठीक है। यह बताता है कि संचार अनुभव, समय और संबंधों के साथ विकसित होता है, जो कि पहले हमने बता दिया। शुरुआत में लोग कम जानकारी साझा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अधिक जन खुलकर संवाद करने लगते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ नया नया व्यक्ति हो जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे जो हम हैं तो ज़्यादा खुलते नहीं है। धीरे धीरे पहले आपकी सिचुएशन होता है, आप सबके साथ होता होगा, लड़कियों के साथ तो ज़्यादा होता है, मतलब लड़की के साथ जब लड़के बात करते हैं तो। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जब हम एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर रेतों पे उतर जाते हैं कि भाई की समझ, मतलब क्या भाई क्या, मतलब एक बड़ा अनफॉर्मल टाइप से बातचीत होने लगती है दोस्ती में। शुरुआत में पहले आप अरे आप बैठिए, आप खाइए, आप पीजिए, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे अरे हम खाएंगे, तुम काहे खाएगा, तो इस तरीके से होता है ना। तो इसका क्या है, अब इसको थोड़ा आसान भाषा में देख लेते हैं हम पॉइंटर्स के रूप में। गतिशील और गैर रेखीय है, नॉन लीनियर है। मुख्य विचार क्या है, संचार समय के साथ विकसित और विस्तृत होता है, आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। ये हेलिक्स की तरह होता है, जो नीचे से छोटा और ऊपर से बड़ा होता है ना। प्रतिक्रिया शुरुआत में संचार छोटा और सीमित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। विकास क्या है, अनुभव और संबंधों के साथ संचार का स्तर बढ़ता है। सूचना और साझा करना, शुरू में कम, बाद में अधिक, जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। गहराई से समझ होती है। संचार का महत्व क्या है, संचार को विकसित करते समय लगता है। विशेषता क्या है, संचार को निरंतर और बदलते हुए रूप में दिखाता है। ठीक है। देखिए हमने उदाहरण दिया, उदाहरण बचपन से वयस्कता तक संबंधों और बातचीत का विकास। ठीक है। उद्देश्य संचार के विकास और विस्तृति में समझना। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि समय नहीं है, मुझे अभी क्लास जानी है, तो थोड़ा उसका भी देखना पड़ेगा। बाकी हम इसको अगले 2 दिन में क्लास इसको समाप्त कर देंगे, उसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। उसके बाद फिर हम जो है, एक कमेंट आया था कि हायर एजुकेशन अब शुरू किया जाए, तो उसको भी करेंगे। बाकी आप इसको लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे समय लगता है इसको बनाने में, आपके साथ लगने में। मतलब ये आधा घंटा का वीडियो आप तक पहुंचाने में, 20 मिनट के वीडियो पहुंचाने में 2 घंटे लगते हैं। तो आप थोड़ा सा, चूंकि मोटिवेशन चाहिए। अब मैं सेल्फ मोटिवेट कितना रहूं, 35 के आसपास में वीडियो बना चुका हूं और 50 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, मतलब इतना मेहनत आपके लिए, मतलब समझे कि आपको जो पेड कंटेंट कहीं मिल रहा होगा, तो उससे बेहतर कंटेंट या उसके बराबर मैं आपको दे रहा हूँ, बिना कुछ आपके लिए हुए, है ना। तो वही है कि आप इसकी महत्वता को समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट कर सकते हैं अच्छा लगे तो, या कुछ सजेशन हो, या कैसा लग रहा है क्लास, ये भी सजेशन कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। बाकी हम आपके साथ इस तरीके से जुड़े रहेंगे। आप इस जून के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नोट्स वगैरह वहाँ आपको मिलेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेकिन आपको जरूर इस चैनल को ध्यान रखना है कि लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको नोट्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम के आसपास के समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके से जुड़े रहिए, वीडियो आते रहेंगे। और अच्छा स्कोर करना है, अभी जो बिहार नेट का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें अच्छा स्कोर करना है। और साथ में जो बच्चे बेट देना चाह रहे हैं और देंगे सितंबर में, अभी तो कुछ एक सोर्स से पता चला है कि सितंबर जुलाई ये अगस्त सितंबर में बेट होने वाला है, ऑफिशियली कुछ पता चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पे फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेट का संभावित अगले महीने में एग्जाम होने वाली है। तो जो भी स्टेट का एग्जाम होने वाली है सेंट्रल में, हम तो ये सारा कंटेंट सेंट्रल लेवल का है, मतलब नेट लेवल का है, लेकिन आपको बहुत मदद मिलेगा, उससे ज्यादा मदद, नेट से ज्यादा मदद मिलेगा वेट और जेट में, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन का स्तर थोड़ा कमजोर होता है। तो आप अगर हायर लेवल का पढ़ रहे हैं तो हाँ, तो आराम से बना लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि मुझे लगे तभी तो मैं मेहनत कर पाऊँ कि आप तक कुछ अच्छा पहुंच रहा है। तो अगली क्लास, अगले 2 क्लास में इसको हम समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम
हायर एजुकेशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि एक कमेंट आया था कि हायर एजुकेशन चला जाए, तो उस पे चला जाएँगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।